वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज मैं आपके साथ क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके मैं पहले आपके साथ पार्ट शेयर कर चुकी हूँ, ये लास्ट पार्ट है। तो आप अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं, उन लिंक्स पर आप क्लिक करना, आपको वो पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बेटा आज बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर रहे हैं क्लास। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, ये बेटा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये ना कन्फ्यूजन होती है इन टर्म्स में, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला और फटाफट से आपको ये याद ही हो जाएगा। ओके, तो द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म रख दी है रुक। ठीक है, रुक अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रुक। तो RRUC, R फॉर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज़ वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। बेटा रिलायबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, है ना, उसमें आप अपनी वो वेरीफाइड होनी चाहिए, एक तो जो डॉक्यूमेंट्स से सपोर्टेड होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे झूठ लिख दिया कि हमने क्रेडिट पर परचेज़ कर लिया है, ऑन क्रेडिट हमने परचेज़ किया है और आपने परचेज़ ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्टेड होनी चाहिए। तो वेरीफिएबल का मतलब डॉक्यूमेंट के साथ वो सपोर्टेड होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस मतलब कि अपनी मर्ज़ी से आप कुछ ना कर दो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस गलत शो करने के लिए, ठीक है। एंड मटेरियल एरर, और कुछ और एरर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेलिवेंस का मतलब क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूज़फुल फॉर द यूज़र इन डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ यूज़फुल होना चाहिए। रेलिवेंस का मतलब क्या है? यूज़फुल, ठीक है। आप चाहे तो कहीं पे कीवर्ड लिख सकते हो यूज़फुल, उससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी यूज़फुल फॉर द यूज़र इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख दी, वो किसी यूज़ की भी नहीं है और आपने लिख दी है, नहीं। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। बेटा ये तो आपके वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, वो समझ में आए, ऐसी होनी चाहिए। जैसे द इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र ऑफ इट। यूज़र जो है उसकी समझ में वो आ जाए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस मैनर में आपको प्रोवाइड करनी है। फिर है कंपैरेबिलिटी। बेटा कंपैरेबिलिटी को आप थोड़ा सा देख लो। The information should be comparable. Any business use information for intra-firm comparison with other accounting period of same enterprise or inter-firm comparison with other enterprise. बेटा हम कंपेयर कर पाएँ अपनी फर्म की परफॉर्मेंस विद लास्ट ईयर, मतलब हम पिछले साल कैसे थे, उससे पिछले साल कैसे थे, इससे भी कंपेयर हो, उसको कहते हैं इंट्रा फर्म। अगर आप सेम फर्म का कंपैरिजन कर रहे हो विद डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसका कीवर्ड मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको ये याद रह जाए। इंट्रा अंदर, है ना, इंट्रा अंदर, मतलब फर्म के अंदर का ही कंपैरिजन कर रहे हो आप डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स का। और इंटर मतलब एक दूसरे के साथ, दूसरी एंटरप्राइजेज़ के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। अब है बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है दो तरीके से होती है, एक होती है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने ना ये इस तरीके से पॉइंट्स में दिए हैं, आपको पॉइंट में याद करना ईजी होता है। अगर आप पॉइंट याद कर लोगे ना तो इसको आप ईजीली मतलब पैराग्राफ में आप आराम से लिख दोगे और बेटा ये आ जाता है। शॉर्ट नोट ऑन डबल एंट्री सिस्टम या शॉर्ट नोट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, या इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बोथ एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं हमेशा, डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो इस सिस्टम में दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स परचेज़ किए हैं क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब उधार पर आपने परचेज़ किया है गुड्स, तो इससे क्या होगा बेटा, आपकी फर्म में गुड्स तो आ गए हैं तो आपके मटेरियल तो बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई है ना। क्रेडिट पर आपने ले लिया है सामान, मटेरियल ले लिया है, तो आपका क्या होगा,
लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, है ना। तो डेबिट भी इसमें इफेक्ट हुआ है और क्रेडिट भी इसमें इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। हमेशा हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आता है टोटल अगर हम करेंगे तो, ठीक है। ये मोर साइंटिफिक है और ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। इसको ही हम ज़्यादा प्रैक्टिस में लेते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट, और इसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। डज नॉट रिकॉर्ड ऑन डबल एंट्री बेसिस, इसमें डबल एंट्री बेसिस पर सारी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होती। कुछ ट्रांजैक्शंस को हम डबल एंट्री सिस्टम पर कर लेते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन को हम डबल एंट्री सिस्टम पर नहीं करते, छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये क्या, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन, ये सिर्फ 2 बुक्स इसमें अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें मेंटेन होती हैं। इन दोनों के बारे में ना आगे आप चैप्टर में पूरा ढंग से पढ़ने वाले हो, ठीक है। अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं ये, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है और ये अनसिस्टमेटिक भी है, ओके। अब देखो आप, ये डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स भी पूछ लिए जाते हैं और एडवांटेजेस भी पूछ ली जाती हैं। तो मैंने इनकी मेन पॉइंट आपको दिए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। और ये मेन पॉइंट क्या है, ये यही वाले 4 पॉइंट है। तो अगर आप ये 4 पॉइंट याद कर लेते हो तो आपका डबल एंट्री सिस्टम का पूरा ही सिलेबस 2 पेज है बुक में, ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं, तो ये आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक सिस्टम है, इसको आप एक्सप्लेन कर देना, बिकॉज बोथ ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, देयरफॉर इट इज़ साइंटिफिक सिस्टम। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज इंश्योर्ड, क्योंकि टोटल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल क्रेडिट। तो आपको पता चल जाता है कि आपने अगर टोटल उनका डिफरेंट आ रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं गड़बड़ हुई है रिकॉर्डिंग में। तो आप अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता लगा सकते हो इसमें। फिर है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, इससे प्रॉफिट और लॉस निकालना इजी हो जाता है, बिल्कुल सटीक प्रॉफिट एंड लॉस। फिर है कंपैरेटिव स्टडीज़ पॉसिबल, और इसकी वजह से कंपैरेटिव स्टडी भी आप कर पाते हो, आप कंपेयर कर पाते हो फर्म की जो परफॉर्मेंस है विद वही जो इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म, वो इसमें भी एक्सप्लेन कर देना। तो ये चारों इसके फीचर्स भी हो गए, इसके एडवांटेजेस भी हो गए, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो। अगर आपको बेनिफिट मिला हो मेरी वीडियो से तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।